नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में ब्राह्मण वोटरों पर फोकस क्यों? क्या है जितिन प्रसाद का गेम प्लान? ब्राह्मण वोटर्स के लिए क्यों है इतनी सियासी खींचतान? जितिन प्रसाद की ब्राह्मणों में कुछ बैठ है क्या? जो जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना के लिए संगठन चलाते हैं वो अब बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस ने क्यों कहा कि जितिन के जाने से फर्क पड़ता ही नहीं है? बीजेपी कह रही कि अगर जितिन ब्राह्मणों के लिए काम करते हैं तो बुराई क्या है? क्या यूपी में ब्राह्मण बाजी हो रही है? आज इसी पर करेंगे महाबहस। यूपी में ब्राह्मण वोटों पर फोकस क्यों? मैं अपने बारे में स्पष्ट हूं कि मेरी राजनीति साफ है, मेरा लक्ष्य साफ है। क्या आपने जितिन जी को कभी सड़कों पर उतरते संघर्ष करते देखा है? क्या जनता की आवाज उठाते देखा है? मंत्री रहे, सांसद रहे, किसके देन? कांग्रेस पार्टी की देन। नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं सभी पार्टियों के, मगर पार्टियां छोटी हैं। कांग्रेस पार्टी ने जतिन प्रसाद जी को देश के सरकार में मंत्री बनाकर उन्हें, चाहे वो जाति के लिए काम करना चाहते, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए करना चाहते, समाज के लिए काम करना चाहते, उनको इसीलिए मंत्री बनाया गया था। अलग बात है वो उसे कर नहीं सके। क्या है जितिन का गेम प्लान? एक ही राष्ट्रीय पार्टी, सही माने में अगर कहा जाए देश में एक ही राष्ट्रीय दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जितिन प्रसाद बीजेपी में आए, क्या ब्राह्मण वोट लेकर आए? उत्तर प्रदेश में बिछने लगी है 2022 की सियासी विसार। जो कल तक कांग्रेस के साथ थे, अब उनके सिर पर बीजेपी का हाथ। मगर अपने समाज के लिए अगर हमने किया है तो किसी को कोई परेशानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वरिष्ठ राजनेता जितिन प्रसाद जी ने जो यह बयान दिया है कि वह सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज के लोगों के भी हितों का ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। 12% ब्राह्मण बनाते हैं सूबे का सियासी समीकरण। ब्राह्मण ने जिसका साथ दिया, सत्ता उसके हाथ लगी। 2007 में बीएसपी, 2012 में एसपी, 2017 में बीजेपी को मिली कमान। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों के लिए सियासी खींचतान। 2022 में ब्राह्मणबाजी। आज इसी पर महाबहस। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ब्राह्मण महासभा से हैं। के पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुधीर दुबे भी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। थोड़ी देर में दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्राह्मण जागृति मंच से। के पांडे जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अगर बीजेपी ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ खींच रही है, आज अगर जितिन प्रसाद ब्राह्मण वोटों की राजनीति कर रहे हैं और वो ब्राह्मणों का भला करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? राजनीति कब से कर रहे हैं? सवाल यह है कि जहां तक हमारे कांग्रेस पार्टी का सवाल है, और कांग्रेस पार्टी में जो भी जब रहा है, हम चूंकि आजादी से उपजी हुई पार्टी है, हम तो सारे लोगों को, सबको, सारे धर्म, सारे जाति, सारे लोगों को एक साथ सब रूप से देखते हैं कि सबको लेके चलने वाले लोगों में थे। और जितिन प्रसाद भी कांग्रेस में उसी रूप में थे, उनके पिताजी जी भी उसी रूप में थे। सारे लोगों के बाद भी जिस तरह से स्थिति जितिन प्रसाद की 2 दिनों से चल रही है चर्चा की ब्राह्मण वोटरों को लेकर के। और एक चीज आपको अतुल जी और बता दूं कि एक मोहतरमा जो हमारी ही पार्टी से गई है, माननीय सांसद है, इस समय उत्तर प्रदेश में मंत्री रही है, बता दूं उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का अपमान और कांग्रेस में हुआ और कभी ब्राह्मणों को सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला। तो उनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बता दूं कि उनके पिताजी और उनके भाई को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया और कभी हाउस का मुंह नहीं देखी थी। उनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाते वो है नहीं ना चर्चा में, विधायक बनाया। वो नहीं है चर्चा में, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। के पांडे जी, के पांडे जी, सीधा सवाल पूछता हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान है या नहीं? ठीक है, बताइए। ब्राह्मण वोटर साहब के हाथ से फिसलेगा या नहीं फिसलेगा? आगे है या नहीं वो आप जाने, लेकिन आगे नुकसान होगा या नहीं, ये बताइए।
जितिन प्रसाद चूंकि कांग्रेस के एक अच्छे नेता रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे और कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है कि उनके पहली बार जीतने पे ही उनको मंत्री बना दिया कांग्रेस ने, 2 बार उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा, उनको प्रभारी वेस्ट बंगाल का बनाया, बहुत ही कम समय में ज्यादा दे दिया। यह कहीं न कहीं उन्हें अपच जैसा हो गया और उनके जाने से कांग्रेस पार्टी में, और विशेषकर जो आपका आज का बहस है और आज का जो सवाल है ब्राह्मण वोटर का, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर 1% भी कहीं असर पड़ने वाला है। ब्राह्मण समाज का तो फिर इतनी खिसियाट क्यों है पांडे जी, इतनी खिसियाट क्यों है? कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जितिन प्रसाद बोझ थे आपके ऊपर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष शुक्ला जी, आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते थे भाई, आप लोग भी ब्राह्मणबाजी करने लगे, जातिवाद में यकीन रखने लगे, फायदा नफा नुकसान देखने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसको आपने कहा। और जतिन जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उसके साथ जो उसकी शक्ति होती है उसका लाभ उस संगठन को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी एक कार्यकर्ता, किसी नेता ने एक बार भी कहा कि हम ब्राह्मण के नाते से उनको हमने लिया है या हमारी पार्टी ने लिया है। ये तो विषय कांग्रेस या अन्य दलों ने या मीडिया से आई है विषय, तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना है। हम क्यों लिया आप यही बता दीजिए ना। पर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिया मनीष शुक्ला जी, यही बता दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी 2014 हार गए, 2017 हार गए, 2019 हार गए, पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, वो भी हार गए। फिर क्यों लग रहा है आपको कि तुरुप का पत्ता साबित होंगे, या फिर क्यों लिया है, वो आधार तो बता दीजिए। बिल्कुल अमित जी, आपका सवाल है और इसका बहुत सारगर्भित उत्तर है। जब किसी क्षेत्र में, मैं राजनीति के क्षेत्र में बात करूं, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता किसी दल से जुड़ के काम करना शुरू करता है, किन्हीं भी परिस्थिति में उस दल के व्यवहार से या किसी भी वजह से उस दल में वो काम नहीं कर पाता, तो किसी भी राजनीतिक दल में जाएगा जहां उसको सम्मान मिलेगा या उसको जो राष्ट्र के प्रति जो उसकी भावना है वो कर सकता है, उसके प्रति काम कर सकता है, तो वहाँ वो जाता है। तो जतिन जी को आज ये लगता है कि राष्ट्रवाद या देश के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उन्होंने इसका स्टेटमेंट भी दिया है। यहाँ नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड है। जहाँ वो काम करते थे वहाँ फैमिली फर्स्ट थी। तो उनके विचार है और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा रखी और भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और जो भी लोग हमारी विचारधारा से सहमत होंगे, हमारी विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए सहमत होंगे, उनको पार्टी लेती है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में इस चीज को लागू होता है। ठीक है, मैं सुधीर जी आपके पास आऊंगा। उससे पहले के पांडे, अगर आप रिएक्शन देना चाहें कि जितिन प्रसाद काम नहीं कर पा रहे थे, वो ब्राह्मणों के लिए जो काम करना चाहते थे, अपने लोगों के लिए जो काम करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में रहकर नहीं कर पा रहे थे, कौन रोक रहा था उन्हें? ब्राह्मणों के, देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, हर व्यक्ति पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ा हुआ। ऐसे लोग जो जितिन प्रसाद जी जैसे लोग हैं, पार्टियों की नीतियों के साथ नहीं जुड़े हुए। वो भारतीय जनता पार्टी की नीति उनको पसंद नहीं आई। वो 3 पुश्तों से वो कांग्रेसी रहे। जितेंद्र प्रसाद जी राजनीतिक सलाहकार प्रधानमंत्री के हुआ करते थे। उनके पूज्य पिताजी हम लोगों के आदरणीय नेता, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होके आए थे। माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जी बन के आए थे। बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में यही चर्चा चलती रही कि जितेंद्र प्रसाद जी किस जात के हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस में कहीं जात धर्म मजहब का कोई मतलब बहुत नहीं होता, इसलिए जितेंद्र प्रसाद जी को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। और आज जितिन प्रसाद जी ब्राह्मणों के नेता हो गए। ब्राह्मणों के नेता कैसे हो गए, किस तरह से हो गए? मैं जितिन प्रसाद जी की बात के अलावा एक बात कहना चाहता हूं। मनीष शुक्ला जी बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने अभी कहा वो विचारधारा से जुड़ के आए। वो विचारधारा से जुड़ के गए या चुनाव जीतने के लिए गए या हारने के लिए गए, वो तो आने वाला दिन बताएगा, परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन एक चीज हम जानना चाहते हैं कि 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, लगभग 2 बार कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, राजनाथ जी, जोगी जी, 5 मुख्यमंत्री इनके हो चुके। 4 बार सपा के भी मुख्यमंत्री हो चुके, 4 बार बसपा के भी मुख्यमंत्री हो चुके। इस 32 साल में हम सत्ता से बाहर हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 31-32 साल से। इन्होंने अगर ब्राह्मण की ही बात कर लिया जाए तो मैं बड़े दावे के साथ पूछना चाहता हूं, क्या किसी ब्राह्मण को इन्होंने उत्तर प्रदेश में मौका दिया?
आज 14 राज्यों में लगभग इनकी सरकार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 राज्यों में इनकी 5 में गठबंधन। अरे पांडे जी, उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया, कैसी बात कर रहे हैं आप? दिनेश शर्मा जी को डिप्टी सीएम बना दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, सुधीर दुबे जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, उनका भी रिएक्शन लेते हैं ना। सुधीर दुबे जी, समाजवादी पार्टी के भीतर जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो अपने लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं या उनको भी कोई दिक्कत महसूस हो रही कि नहीं कर पा रहे हैं? वो भी बीजेपी का रुख करने वाले हैं या उधर देख रहे हैं उम्मीद भरी नजरों से? अमित जी, आपके सवाल पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितिन प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में है और जितिन प्रसाद जी उसी दिन से इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 वर्षों से ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक विशेष जाति का एजेंडा चलाने का काम कर रही है। इस तरह की बातें करने वाले जितिन प्रसाद जी आज किसी भी बात से प्रभावित होकर के या स्वार्थवश आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो ये ऐसा कितना बड़ा वो ब्राह्मण चेहरा थे, कितने ब्राह्मणों को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जोड़ा और कितने ब्राह्मणों को वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे? मेरे ख्याल से ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान है, ना भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई फायदा होने वाला है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक नेता को काम करने की पूरी आज़ादी है। पार्टी का एक निर्देश होता है, पार्टी की एक गाइडलाइन होती है और हम सबको उसी पर चल के काम करना पड़ता है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे नेता स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और जिस तरह से 2012 में ब्राह्मण समाज ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, आज वही परिस्थितियां लगभग उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं। योगी जी की सरकार ने 4.5 वर्षों में ब्राह्मणों की जो हत्याएं करवाई हैं, ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न हुआ है, उनके परिवारों को नष्ट करने का जो काम किया गया है, आज ब्राह्मण समाज केवल और केवल समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। ठीक है, विनय तिवारी जी, जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना मंच चला रहे थे, क्या नहीं कर पा रहे थे अपने लोगों के लिए, जो अब आपको लगता है कि वो बीजेपी में शामिल होने के बाद कर पाएंगे? देखिए अमित जी, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण चेतना परिषद उन्होंने कब बनाया, उसका कितना इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके वो कहां पहुंचे। सबसे बड़ी बात देखिए ये निकल के सामने आती है, जितिन प्रसाद जी जहां से आते हैं वहां पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। कितनी बार वो जलालाबाद गए, वहां की स्थितियां इतनी जर्जर बनी हुई हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, सीधा कहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जो भगवान परशुराम का नहीं, वो हमारे समाज के किसी काम का नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने भला के लिए, अपनी भलाई के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं जानना चाहता हूं, अगर उनके पक्षकार के रूप में जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यही जितिन प्रसाद जी, जब भगवान परशुराम की छुट्टी रद्द की गई थी 2017 में इसी सरकार के द्वारा, तब कहां पर थे? ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया था, तब क्या ये उस परिवार से मिलने गए थे? लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, उसके बाद आप देवरिया में उठा लीजिए, करण फुलवरिया में 2 सगे भाइयों की, तमाम ऐसी हजारों ऐसी घटनाएं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं। क्या ये जितिन प्रसाद जी अपने घर से बाहर निकले? क्या किसी पीड़ित परिवार से मिले? कैसे इनको ब्राह्मणों का रहनुमा मान लिया जाए? कैसे ब्राह्मण समाज का इनको नेता मान लिया जाए? ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के दलाल के रूप में काम कर सकते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो। इससे हट करके कभी किसी समाज की बात नहीं कर सकते हैं, किसी समाज की रहनुमाई नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण समाज की बात तो छोड़ दीजिए, जो अपना टाइटल लिखने में शर्माता है, जितिन प्रसाद लिखता है, आप उसको कैसे ब्राह्मणों का नेता मान सकते हैं? आप उसको कैसे ब्राह्मणों का नेता? मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा रखने तो ठीक रहेगा विनय जी। मैं आऊंगा आपके पास, दीपक शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगा। मनीष शुक्ला जी, अगर उससे पहले आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहें। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि कोई भी जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता हो ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करेगा, तो कम से कम जो साथी तिवारी जी बैठे हैं वो जिसका भी रिप्रेजेंटेशन करते हो या करने का दिखावा करते हो, उसका आचरण तो करें, शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की सूचिता रखें। मैं एक बात और पांडे जी के लिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम जातिगत बातें की। पहले राउंड में उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस जाति की बात नहीं करती। अब पूछ रहे हैं कि किस जात का मुख्यमंत्री बनाया। अब हम बताएं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को जो इस जाति और धर्म से ऊपर थे उनका नाम हम लोग लें कि प्रधानमंत्री बनाया। बात करेंगे ये लोग
कि ब्राह्मणों की और प्रियंका जी वार्ता करेंगी उलेमाओं से, यही कांग्रेस का असली सच है। तुष्टीकरण करना केवल सच है, देश और समाज को धर्म और जात के नाम पर विभक्त करना कांग्रेस का सच है। वर्तमान सत्ता के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी की बात करते हैं, कांग्रेस का सच है। 4.5 साल में आपने ब्राह्मणों कांग्रेस का सच है। भाई इस तरह से हल्ला गुल्ला में डिबेट हम नहीं करते। नहीं, देखिए आचरण तो कम से कम आप तो एक समाज को ही रिप्रेजेंट करने बैठे हैं, आचरण तो ठीक रखिए भैया। तिवारी जी, कम से कम जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, उस समाज के अनुसार आचरण तो करिए चैनल पर बैठ के। पांडे जी हैं, समाज को मत लांछित करिए। अच्छा पांडे जी को ही मैंने कहा उलेमाओं से वार्ता कर रही है प्रियंका जी। ने किसी समाज का नाम ले करके, मनीष जी, जितिन प्रसाद जी जिस समाज का नाम लेके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है। नहीं शुक्ला जी, आप बताएं आपकी पार्टी ने भगवान परशुराम की स्तुति क्यों रद्द की? मेरा प्रश्न है आपसे। ठीक है के पांडे जी, इतना गुस्सा मत करिए, क्या पता कल को अपने लोगों का भला करने के लिए आपको बीजेपी में आना पड़े। दीपक शर्मा जी, 2007 में आप लोगों ने बीएसपी का साथ दिया, 2012 में समाजवादी पार्टी का दिया, 2017 में आप बीजेपी की तरफ चले आए। उसके बावजूद अगर ब्राह्मणों का भला नहीं हो पाया, जिसका जिक्र आज किया जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसको लेकर चिंतित है आप लोग, या फिर इस वक्त अभी आप लोग सेंटर में हैं, कम से कम ब्राह्मण को लेकर बात हो रही है, हर कोई अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, इस बात को लेकर प्रसन्नता है? सबसे पहले सभी ब्राह्मणों को अभिनंदन जो इस बहस में, महाबहस के अंदर सम्मिलित हुए हैं। और जहां तक ब्राह्मण समाज की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे देश में अभी 70 सालों में किसी भी पार्टी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, ब्राह्मणों के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं किया और ना कुछ सोचा ब्राह्मणों के बारे में। रही बात जितेंद्र प्रसाद जी का जो आजकल सब्जेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितेंद्र प्रसाद जी का यूपी में कोई जनाधार नहीं है ब्राह्मणों के प्रति, ना उन्होंने यहाँ पे कोई काम किया है ब्राह्मणों के लिए किसी ने भी काम नहीं किया। बट जितेंद्र प्रसाद जी का सब्जेक्ट चल रहा है, तो जितेंद्र प्रसाद जी ने कोई काम नहीं किया ब्राह्मणों को, ना उनका कोई ब्राह्मण जनाधार है। उनका अभिनंदन है, भाजपा पार्टी में बिल्कुल स्वागत करते हैं हम लोग। बट अगर इस बात पे अगर लिया गया है, उनको सम्मिलित किया गया है कि ब्राह्मणों का उत्थान होगा, तो ये बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल निष्क्रिय करता हूँ, मेरा ये विचार है। और आपके विचार को और आसान कर देते हैं मनीष शुक्ला जी, आपके विचार को और आसान कर देते हैं। मनीष शुक्ला जी बताइए, आपको फायदा होगा या नहीं होगा, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं क्या? ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचाया हमने, ऐसा है क्या? नहीं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। ठीक है शर्मा जी मेरा सवाल मनीष शुक्ला जी से था, आ रहा हूं मैं आपके पास। कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, भाजपा की बात नहीं करेंगे, किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। जब हम ब्राह्मण के लिए बैठे हैं, तो हमारे ब्राह्मणों का उत्थान कोई नहीं किया गया आज तक। अगर किसी ने सोचा, ठीक है जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना, जवाब दे रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, उनका आरोप है कि ब्राह्मणों का उत्थान किसी ने नहीं किया, न बीएसपी ने, न एसपी ने, न बीजेपी ने, कांग्रेस ने। देखिए अमित जी, आपका पहला सवाल था कि आपने उनको लिया क्यों। मैंने पहले ही उस बात का जवाब दिया, आ रहा हूं सुधीर जी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए उनका पूरा परिवार और स्वयं जितिन जी लगातार काम करते आए हैं और 2 बार सांसद रहे वहां से। और निश्चित रूप से कोई भी जब दल में शामिल होता तो उसके साथ जो शक्ति होती है, जो उसकी मनीष शुक्ला जी, एक आम आदमी, आम दर्शक ना, उसके मन में सवाल ये उठ रहा है कि भैया कल तक जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे, जो ये कहा करते थे कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, आज वो वहां पर जाकर ये वकालत, ये हिमायत कैसे कर सकते हैं कि अब यहां पर रहकर मैं ब्राह्मणों का भला कर दूंगा? ये आम लोगों के गले से नीचे बात उतर नहीं रही है। मनीष शुक्ला जी, आप समझ रहे हैं नहीं? देखिए अमित जी, जब वो वहां थे, उन्होंने क्या कहा, एज ए मिनिस्टर रहते उन्होंने क्या क्या किया, अगर उसकी एनालिसिस करेंगे तो विभिन्न दलों में, विभिन्न दलों से जाने वाले लोगों के ऊपर एक लंबी डिबेट की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं जितिन जी की। जितिन जी हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारा नेतृत्व है, उस पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। जो हमारे कोर एजेंडे हैं उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे और उस नाते से भारतीय जनता पार्टी में है और निश्चित रूप से उनके आने से संगठन को लाभ मिलेगा। ठीक है सुधीर जी, आप कुछ कहना चाहते थे जल्दी से, उसके बाद मैं विनय तिवारी के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भाजपा के प्रवक्ता जो ब्राह्मणों के इतने बड़े हिमायती हो रहे हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ
पंडित दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे करके मनमोहन सिंह बना दिया। मेरा अमित जी बोल दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता, ब्राह्मण चेहरा, उनको साइडलाइन कर दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिनके अध्यक्षता में चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनको दरकिनार कर दिया, और आज ये ब्राह्मणों के हिमायती बनकर के चैनल पे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेने की बात कर रहे हैं। अरे ये सरकार तो ब्राह्मणों की दुर्विरोधी है, और ब्राह्मण संगठनों का ये दावा है, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, जब से ये पार्टी सत्ता में आई है, 500 से ज्यादा निर्दोष ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो चुकी हैं। ठीक है मनीष जी, जल्दी से जवाब दीजिए आप। समाजवादी पार्टी के जो बैठे हैं प्रवक्ता, उनके मुंह से सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमको याद है कि 2004 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था। कन्नौज में हमारा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा था, जिसने अपोज किया बूथ कैप्चरिंग का। उसका सर काट दिया गया अखिलेश यादव जी के इशारे पर। क्या बात करते हैं सुधीर दुबे जी? मैं खोलना शुरू करूं, बताना शुरू करूं? मैं बताऊं आपको। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जितिन प्रसाद जी ज्वाइन किए हैं। आज समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के एक नेता को ज्वाइन कराया, पता है सुधीर दुबे जी को कि नहीं? अमित जी इनसे पूछिए कि इनको पता है। इन्होंने एनएसयूआई के कानून राष्ट्रीय संयोजक है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जहां तक खोलने की बात है, आपके सारे कच्चे चिट्ठे, आपकी पार्टी के सारे कच्चे चिट्ठे हम लोगों के पास हैं। किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों तक की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और किस तरह से आज प्रशासनिक अधिकारियों तक को भाजपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव दौड़ा करके पीट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। किसी से छुपा नहीं है ये जानकारी। आपको नहीं है किसने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी? जानकारी है। आज एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर जियाउल हक को ज्वाइन कराया आपने। जियाउल हक के आने से आपको क्या लाभ होगा? हमने जितिन को ज्वाइन करा लिया, आप कह रहे ब्राह्मण को ज्वाइन करा लिया, आपको इतना बुरा लग रहा है? आपने जियाउल हक को क्यों ज्वाइन कराया? आज बताइए, है पता कि नहीं पता? आज बताइए। ठीक है विनय तिवारी जी, भाई अगर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जितिन प्रसाद की नहीं सुनी जा रही थी, वो अपने लोगों के लिए जो अभियान चला रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जो संगठन चला रहे थे, अगर उसके जरिए वो भला नहीं कर पा रहे थे, अब वो सिस्टम में जाकर सरकार में रहकर अगर भला करना चाहते हैं, सत्ताधारी पार्टी में रहकर भला करना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? इससे तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। देखें अमित जी, बहुत सीधी सीधी बात है कि मैं जान रहा हूं अभी फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको बुरा लगेगा और उनको हो सकता है दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण का आभूषण क्या है? जो व्यक्ति अपने आभूषण को ही धारण न करता हो, वो ब्राह्मणों का भला कैसे कर सकता है? हमारे यहाँ जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे लगता है ज्यादातर ब्राह्मण हैं। किसी के मस्तक में मैं चंदन नहीं देख रहा हूँ। चुटिया और जनेऊ तो मान के चलिए दूर की चीज है, ये सामने दिखने वाले आभूषण होते हैं। जो जितिन प्रसाद जी को ही ले लीजिए, कितना धारण करते हैं, कितने पोस्ट में, कितने जगहों पर आपने देखा। सिर्फ एक मारीची रूप धारण करके समाज को ठगने का कार्य लोग करते हैं। समाज को ठग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और रही बात 4.5 वर्ष ब्राह्मणों के उत्पीड़न से वर्तमान सरकार इतनी भयभीत है, वही एक रामायण की चौपाई याद आती है मुझे कि बिना नमालत जले दिन गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होई न प्रीत। आज यह सरकार ब्राह्मणों से भय में है। यह जानती है कि यह समाज हमारे ऊपर से भरोसा खत्म कर चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में अजय सिंह विष्ट की सरकार से ब्राह्मण समाज को पूरा भरोसा उठ चुका है। किसके ऊपर है भरोसा भाई? देखिए, भरोसा आने वाले समय में जो हमारी सुरक्षा की बात करेगा, जो हमारे आने वाले भविष्य के रोजगार की बात करेगा, जो बेहतर स्वास्थ्य की बात करेगा, हम उसकी सरकार की लाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारी शर्तों को मानेगा, अगर स्पष्ट कह दूं तो जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा, उसी से हमारा साथ रहेगा। वही तो जितिन प्रसाद कर रहे हैं ना। दीपक शर्मा जी, सवाल यही है, विनय तिवारी जी नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण का आभूषण नहीं धारण कर सकता, वो ब्राह्मण वोट बैंक की या फिर ब्राह्मणों की हिमायत या फिर उसकी वकालत कैसे कर सकता है?
वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि आपने टीका नहीं लगाया तो फिर आप ब्राह्मणों की बात ही नहीं कर सकते हैं। मैं भी नहीं कर सकता, बाकी सुधीर जी भी, बाकी लोग भी नहीं कर सकते। दीपक जी, आपसे ये मेरा सवाल। जी अरे सर, विनय जी ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों का आभूषण नहीं धारण कर सकता, जो टीका नहीं लगा सकता, चंदन नहीं लगा सकता, वो ब्राह्मणों की हिमायत और उसकी वकालत करने का अधिकार भी नहीं रखता है। आप भी नहीं रखते? मैं विनय जी की बात को यहाँ पर काटता हूँ कि तिलक लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। तिलक तो आजकल सभी लोग लगा रहे हैं, सभी जाति धर्मों में तिलक लगाया जाता है। ठीक है कि हम तिलक लगा के बैठे हैं, हमारे चुटिया, चंदन और जनेऊ तीनों की बात किया था। बिल्कुल, चुटिया, जनेऊ, चंदन, तिलक सभी चीजें लगाने से ब्राह्मण बिल्कुल पहचाना जाता है, ये मैं बात मानता हूँ। बट आपकी शुद्धता पे डिपेंड करता है कि आप ब्राह्मणों के लिए कितना काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए कितना सोच रहे हैं। आपकी हृदय की शुद्धता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपके हृदय की शुद्धता क्या है, मैं उस पर विचार करता हूँ। आपने माथे पे तिलक लगाया हुआ है और अगर हमारे रेगुलर तिवारी जी माथे पे तिलक लगा के हम गलत कार्य करें, तिवारी जी हम माथे पे तिलक लगा के अगर गलत कार्य करते हैं तो उस तिलक का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है टीका चंदन पर नहीं रुकना चाहिए। मुझे लगता है टीका चंदन पर नहीं रुकना चाहिए। दीपक जी ये बताइए, दीपक जी एकदम सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से आपको लग रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा उधर? क्योंकि आप भी ब्राह्मण जागृति मंच चलाते हैं, जो जागरण आप लोग फैला रहे हैं, क्या ये समझ पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है क्या? जितेंद्र प्रसाद जी का जनाधार नहीं है यूपी में, भाजपा ने लिया है, ठीक है। उसको ब्राह्मण का वोट मान के अगर लेते हैं तो भाजपा की गलती है। ब्राह्मण मनीष शुक्ला जी गलती कर गए क्या? जितेंद्र प्रसाद जी को भाई पूर्वांचल में सबसे अधिक 30 सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक है 15% के आसपास। तो क्या पूर्वांचल में है क्या एक्सेप्टेंस जितिन प्रसाद की? जल्दी से उसके बाद खत्म करना है हमें। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जितिन प्रसाद जी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में समाहित किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो हमारा नेतृत्व है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है और उस आधार पे उनको आगे बढ़ना है। ठीक है सर, नेतृत्व के स्वीकार करने से नहीं होता है ना, लोग भी स्वीकार कर रहे हैं ना, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, माँ बहस का हिस्सा बनने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं मनु के पास।